नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ परिवार के नेता हमें लगातार याद दिलाते रहते हैं कि इस देश में 45 साल पहले एक इमरजेंसी लगाई गई थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस इमरजेंसी के दौरान इस देश पर भयानक तौर पर दमनकारी उपाय किए गए थे। लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तमाम तरह के अत्याचार भी किए गए थे, ऐसा वो हमें बार बार बताते रहते हैं। और इसके बताने के पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक प्रयोजन भी उनका होता है कि इस बहाने वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, कांग्रेस की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इमरजेंसी का वो पीरियड भारतीय स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का एक कहना चाहिए काला अध्याय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग इमरजेंसी को गरियाते हैं, इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को गरियाते हैं, क्या उनके कार्यकाल में हालात बहुत अच्छे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की स्थितियां बहुत स्वतंत्र माहौल में हम लोग रह रहे हैं, लोकतांत्रिक परिस्थितियां बेहतर हुई हैं? ऐसा हम शायद नहीं कह सकते हैं। और ख़ास तौर से पिछले 4-5 सालों का जो राजकाज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, उसमें तो स्थितियां और भी बिगड़ी हुई हैं। और ये केवल मैं ज़बानी जमा खर्च के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं उन आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ जो सरकारी एजेंसियां इकट्ठा करके देती हैं और संसद में उन्हें हमारे गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री पेश करते हैं। ये मैं जिन आंकड़ों की बात कर रहा हूं वो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। और जो गृह राज्य मंत्री हैं किशन रेड्डी, उन्होंने अभी संसद के सत्र में पेश किए थे ये आंकड़े दो तरह के हैं। एक तो है सेडिशन यानी राजद्रोह के मामलों के हैं और दूसरे UAPA के मामले के हैं। आप जानते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, उसके आधार पर अंधाधुंध गिरफ्तारियां पूरे देश भर में हुई हैं पिछले 3-4 सालों में खास तौर पर। अब इन आंकड़ों की बात करता हूं, मैं आपके पास सामने सीधे आंकड़े रखता हूं, उससे आपके सामने भारत की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक अघोषित आपातकाल में हम रह रहे हैं, उनकी एक छवि आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है। राजद्रोह के मामलों में 2016 से 2019 के बीच 165% की बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मामले उछले हैं। और इसी तरह से UAPA के मामले में भी 33% की उछाल आई है। तो ये दो जो काले कानून की तरह उभर कर आए हैं, इनमें इतने बड़े पैमाने पर उछाल आया है। 2016 में के मुकाबले 2019 के बीच इन 2-3 सालों में 5,922 मामले दर्ज किए गए हैं। और इन तमाम मामलों में से केवल 132 मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप तय किए जा सके हैं, सजा नहीं हुई है, केवल आरोप तय किए गए हैं। और बाकी मामलों में पुलिस आरोप भी तय नहीं कर पाई है, क्योंकि जाहिर है कि ये झूठे आरोपों में गिरफ्तारियां हुई थी, कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। और हम आगे आएंगे तो बताएंगे कि इस तरह की गिरफ्तारियां क्यों की जाती रही हैं। फिर 98% मामलों में कोई आरोप तय नहीं हुए हैं। 2016 के मुकाबले 2019 में राजद्रोह के मामले 165% बढ़े हैं, ये मैं बता चुका हूं। राजद्रोह के केवल 3.3 मामलों में सजा हुई है। आप देखें कि 165% मामले बढ़े हैं और केवल 3.3% मामले हैं जिनमें सजा हुई है, वो भी निचली अदालतों में। जब ऊपर की अदालतों में जाएगा ये मामले तो उसमें से कितनों को सजा होगी, ये भी एक सवालों के घेरे में है। UPA के मामले में ये दर 29.2% है। यानी जो UAPA के जो मामले आए हैं उनमें केवल 29.2% में आरोप तय हुए हैं, सजा नहीं हुई है, इतने आरोप तय हुए हैं। अब ये इनका महत्व आपको तब समझ में आएगा जब हम जो दूसरे अपराध हैं उनके मुकाबले इनको खड़ा करेंगे। यानी जो दूसरे अपराध हैं उनमें 50.4% की दर है मामलों में आरोप तय होने में।
जबकि यहाँ 29.2% है और राजद्रोह के मामले में केवल 3.3% है। तो जबरदस्त अंतर है। और ये 50.4% जो अपराधों की सजा की दर में बता रहा हूं, वो भी आप देखिए कि उनमें भी कितने झूठे मनगढ़ंत आरोपों के जरिए फंसाए गए हुए लोग होंगे। अब ये जो पूरे मामले हैं, ये मैं 2019 तक की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि 2019 में ये सरकार दूसरी बार जीतकर मोदी की सरकार बनी थी। उसके बाद उसने एक एक करके कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें काले कानूनों के तौर पर देखा जाता है। पहले तो धारा 370 हटाई गई और पूरे कश्मीर घाटी को जेल बना दिया गया। वहां पर जबरदस्त मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। जिस तिस पर राजद्रोह के मुकदमे मामले दर्ज किए गए, यूएपीए के मामले दर्ज किए गए। तो एक तो वो मामला हुआ, फिर सीए के खिलाफ कानून बनाया गया और उससे पूरे देश भर में उसका विरोध हुआ। और जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें थीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या फिर आप कर्नाटक हो, बाद में मध्य प्रदेश में भी बन गई, तो जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें थी वहां इन कानूनों का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लोगों को जेल में ठूंसा गया। तो उसके बाद फिर आप जानते हैं कि दिल्ली के दंगे हुए, उसके दौरान भी ये सब किया। फिर कोरोना काल में भी तबलीगियों के नाम पर और दूसरे आधारों पर भी इस जो पैंडेमिक एक्ट है उसका हवाला देते हुए तमाम तरह के आरोप लगाए गए। राजद्रोह और यूएपीए के तहत लोगों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। बहुत सारे लोग छूटे भी, क्योंकि कोई आधार तो था नहीं। तो अंधाधुंध गिरफ्तारियां ये सरकार कर रही थी और अभी भी कर रही है। अब ताज़ा देखिए, किसान आंदोलन जब से जोर पकड़ा है तब से लगातार हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ये की सरकारें लगातार, और बिहार में भी लगातार इन कड़े कानूनों का, काले कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, लोगों को फंसाने, प्रताड़ित करने, डराने, धमकाने के लिए। और ताज़ा मामला दिशा रवि का है, जो कि महज एक टूल किट, जो जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था आपत्तिजनक, उसका बहाना बनाकर उन पर आरोप लगाकर कि वो देश के विरोध में साजिश कर रही थी, सरकार के विरोध में सशस्त्र संघर्ष की बात कर रही थी। तो एक झूठे आरोपों के तहत उनको भी उठाकर जेल में डाल दिया गया है। राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है, यूएपीए का मुकदमा लगा दिया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक किसी न किसी बहाने सरकार ऐसे लोगों को निशाना बना रही है जो उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उसके नीतियों की आलोचना करते हैं। तो लगातार ये जो सिलसिला बना हुआ है। अभी हमारे पास चूंकि एनसीआरबी ये जो अपराध संबंधी आंकड़े देती है, उसमें वो ये नहीं बताती है कि इन आंकड़ों में जो लोग इन आरोपों में जो लोग पकड़े गए हैं, दरअसल वो किन जाति के हैं, किन धर्मों के हैं, या किस तबके के हैं, या किस आंदोलन में सक्रिय होने की वजह से पकड़े गए हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रही है कि इस सरकार का एक नजरिया अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति बहुत ही नकारात्मक है, आंदोलन जीवियों या आंदोलनकारियों के प्रति बहुत ही नकारात्मक है, और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, नागरिक अधिकारों की बात करने वालों के खिलाफ भी बहुत ही ये सरकार दुराग्रह से भरी हुई है। और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिसमें वो इनको फंसाकर उनको जेल में ठूंस सके। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थितियां, इतने सारे मामले बिना आधार के, और ये तमाम लोग जो, जैसे भीमा कोरेगांव का मामला आप ले लीजिए, वो तमाम लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग हैं, जो समाज के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए लगातार आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। सरकार के जो काले कारनामे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, क्रोनी कैपिटलिज्म के हों, या तमाम तरह के दूसरे ऐसे धतकर्म हो जिनको उजागर करते हैं, जो जन विरोधी होते हैं, उनको उठाकर भीमा कोरेगांव में जेल में डाल दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे पत्रकारों पर आपने देखा कि अभी हाल में 6 पत्रकारों पर राजद्रोह के मुकदमे बेमतलब के ठोंक दिए गए हैं।
तो सिद्दीक कप्पन का मामला ले लीजिए, वो तो महज हाथरस की घटना को कवर करने जा रहे थे और उनको उठा के जेल में डाल दिया गया और पिछले 3 महीने से वो उन्हें जमानत अभी मुश्किल से मिली है, 5 दिन की अंतरिम जमानत की, वो अपनी माँ को दिखाएं, तो उनको भी जमानत नहीं दी जा रही। इन कानूनों में असल में ये प्रोविजन है, जैसे ये यूएपीए में है कि आप 3 महीने तक आप जेल में रख सकते हैं, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो इसका दूसरा पक्ष ये है कि बेशक इन कानूनों के तहत गिरफ्तार लोगों को सजा न हो, लेकिन लंबे समय तक जब आप इनको जेल में रख देते हैं तो एक तरह से वो दंडित तो हो ही जाते हैं। इतने लंबे समय तक भीमा कोरेगांव वाले मामले में 3 साल हो रहे हैं, उनकी चार्जशीट तक सरकार पेश नहीं कर पाई है, लेकिन कानून का दुरुपयोग करके उनकी जमानत नहीं होने दे रही है और इस तरह से उनको गैर कानूनी ढंग से दंडित कर रही है। ऐसे बहुत सारे, उमर खालिद हैं, शर्जिल इमाम हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कई तो छूट गए हैं। पिंजरा तोड़ की 2 जो महिला कार्यकर्ता थी उनको जेल में रखा हुआ था, उनकी रिहाई हुई है। सफूरा जरगर को छोड़ना पड़ा है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी पुलिस। तो ये तमाम तरह के साम दाम दंड भेद करके, साजिशें करके इन लोगों को फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, इनके हौसलों को तोड़ने के लिए, ताकि ये सरकार के खिलाफ आवाज न उठा पाए। और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने और क्या चाहा था? इंदिरा गांधी यही कर रही थी कि लोग उनके खिलाफ आवाज न उठा पाए, आवाज बुलंद न कर पाए, लोगों को संगठित न कर पाए, इसलिए इमरजेंसी लगा दी और जो बड़े बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया। और इस तरह से, लेकिन आप जानते ही हैं कि इमरजेंसी के बाद क्या हुआ। तो इस अभी जो इमरजेंसी चल रही है उसके बाद भी अगर लोगों की चेतना जागृत हुई, उन्हें अपने अधिकारों के हनन का अंदाजा हुआ और उन्हें ये महसूस हुआ कि इस सरकार ने एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है, तो वो इसका जवाब ठीक उसी तरह से देगी जैसे सन 77 में उसने दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप आज के हालात को किसी भी नजरिए से आपातकाल से कमतर नहीं मान सकते, बल्कि उससे बदतर स्थितियां हैं और आगे बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि इसमें एक सांप्रदायिक एंगल भी जुड़ रहा है। जैसे अभी आपने सुना कि कर्नाटक में चंदा देने और चंदा न देने वालों के घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं ताकि उनसे बाद में हिसाब किताब किया जा सके, और जानते हैं कि किस तरह से हिसाब किताब किया जाता है। तो ये एक सिलेक्टिव इस्तेमाल होता है इन कानूनों का, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का, और ये सिलसिला चल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, फिर 2024 के चुनाव आएंगे, तब तक क्या स्थितियां किस हद तक बिगड़ेगी हमें नहीं पता है, लेकिन आज की तारीख में जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो किसी भी तरह से आपातकाल से कमतर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने इसे गौर से सुना होगा और इसमें जो मैंने आंकड़े और तर्क दिए हैं उनसे आप सहमत होंगे। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक ये बातें पहुंचे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।